मेरे पति ने पगली को प्रेग्नेंट किया। आजकल आपके टूर बहुत लग रहे हैं, क्या बात है जनाब? संजय विजय ने चुहलबाजी कर रही थी। क्या करूं, नौकरी का सवाल है, नहीं तो तुम्हें छोड़कर जाने का मेरा मन बिल्कुल भी नहीं करता। विजय ने भी हंसी का जवाब हंसी से दे दिया। पहले तो ऐसा नहीं था, फिर अचानक इतने ज़्यादा टूर क्यों हो रहे हैं? इस बार संजना ने संजीदगी से पूछा। तो क्या घर बैठ जाऊं? विजय को गुस्सा आ गया। इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है, मैं तो यूं ही पूछ रही थी, संजना बोली। जैसा कंपनी कहेगी वही करना पड़ेगा। ठीक है, पर तुम मुझ पर शक कर रही हो, विजय ने कहा। जैसे मैं किसी और से मिलने जाता हूँ ना। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, संजना ने कहा। तुम्हारे मन में ऐसे ऐसे ख्याल आ जाते हैं जिनका कुछ भी मतलब नहीं होता। अच्छा बाबा, माफ़ कर दो, मैं तो इसलिए कह रही थी कि गर्मी की छुट्टी में हम सब बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमने चलें। संजना जैसे अपनी सफाई पेश कर रही थी। ठीक है, देखते हैं, विजय ने कहा। एक दिन घर के कामकाज निपटाकर संजना छत पर चली गई थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। जब दरवाज़ा खोला तो सामने पड़ोसन सीमा खड़ी थी। आओ सीमा भाभी, अचानक कैसे आना हुआ? संजना ने पूछा। तुम्हें पता है संजना कि आज कॉलोनी में क्या हो रहा है? ऐसा क्या हो रहा है जो मुझे नहीं पता? अरे पिछले कई दिनों से एक पगली इस कॉलोनी में आई हुई है और सब बच्चे उसे छेड़ते रहते हैं। हाँ, मैंने भी उसे देखा है, पर बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी वे दोनों बातें कर ही रही थी कि बाहर वो शोर सुनाई दिया। दोनों घर के बाहर आ गईं। संजना ने देखा कि एक लड़की भाग रही थी और कुछ बच्चे उसके पीछे भाग रहे थे। संजना ने उन बच्चों को डांट लगाई और उसे अपने साथ घर ले आई। अंदर आते ही वह लड़की बेहोश हो गई। संजना ने उसके चेहरे पर पानी की छींटे मारे। होश में आने पर वह संजना से लिपटकर रोने लगी। संजना ने लड़की से उसका नाम पूछा, लेकिन वह चुप रही। फिर वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और संजना से ऐसे लिपट गई जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। संजना ने उसे आराम से बैठाया और उसे खाने को दिया, तो वह फटाफट 5-6 रोटियां खा गई, जैसे बहुत दिनों से भूखी हो। कौन हो तुम? पड़ोसन सीमा ने उस लड़की से पूछा, तो वह चुप रही। कई बार पूछने पर वह बोली, रिया रिया रिया। संजना, पता नहीं ये कहाँ से आई है, अब इसे यहाँ से जाने को कह दें, सीमा ने संजना को सलाह दी। कैसी बातें कर रही हो भाभी, कुछ देर आराम कर लें, फिर जाने को कह दूँगी, संजना बोली। देख, मैं कह रही हूँ कि ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। सीमा ने उसे फिर से संभलने की कोशिश की। भाभी, आपको पता है कि मैं एक एनजीओ के साथ काम कर रही हूँ, मैं उनसे बात करूँगी, आप परेशान ना हो, संजना बोली। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, कहकर सीमा चली गई। संजना जब वापस आई तो देखा कि वह लड़की कमरे के एक कोने में दुबकी डरी सहमी बैठी थी। संजना ने उसे आवाज़ लगाई, रिया। वह कुछ नहीं बोली, बल्कि और सिमट कर बैठ गई। संजना उसके पास गई और पूछा, रिया नाम है ना तुम्हारा? उस लड़की ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया। संजना ने उसे कहा, देखो, डरो नहीं, बताओ तुम कहाँ से आई हो, हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा देंगे। वह लड़की इतना ही बोली, मेरा कोई घर नहीं है दीदी जी। संजना को हैरानी हुई कि यह तो कहीं से पागल नहीं लग रही है। अचानक उस लड़की ने संजना के पैर पकड़ लिए। संजना को उसका बदन गर्म लगा, ऐसा लगता था जैसे उसे बुखार हो। अच्छा ठीक है, आज की रात तुम यहीं रह जाओ, कल मैं तुम्हें अपनी संस्था में ले जाऊंगी। दीदी जी, आप मुझे अपने पास रख लो, मैं घर का सारा काम करूंगी, कहकर वह फिर से रोने लगी। अच्छा, आज तो तुम यहीं रहो, फिर कल देखेंगे, संजना बोली। विजय रात को काफ़ी देर से आया था, सो उसे उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता था। अगली सुबह संजना ने विजय को उस लड़की के बारे में बताया। विजय ने
साफ शब्दों में कह दिया, संजना, इसको अभी घर से निकालो। पता नहीं कौन है। हाँ विजय, लेकिन अभी तो मैं इसे अपनी संस्था में ले जाती हूँ। मैं रात को घर आऊँ तो मुझे कोई बखेड़ा नहीं चाहिए। यह कहकर विजय चला गया। संजना नीचे आई तो देखा कि उस लड़की को तेज़ बुखार था। रात को विजय ने संजना से पूछा, क्या वह लड़की चली गई? संजना ने कहा, नहीं। क्यों? विजय बोला। विजय, उसे बहुत तेज़ बुखार है और ऐसी हालत में वह लड़की कहाँ जाएगी? अगर वह मर गई तो? मुझे नहीं पता। कहते हुए विजय नीचे चला गया। वहाँ वह लड़की बेहोश पड़ी थी। पता नहीं क्यों विजय उसे देखकर हैरानी में पड़ गया। संजना, शायद तुम ठीक कह रही हो। अगर यह यहाँ से गई और मर गई तो क्या होगा? फिर क्या करें? ऐसा करते हैं, जब तक यह ठीक नहीं हो जाती इसे अपने पास ही रख लेते हैं। ठीक है। आजकल करते करते कई दिन बीत गए, पर रिया वहाँ से न जा सकी। वैसे संजना अब तक सिर्फ इतना ही जान पाई कि वह एक पहाड़ी लड़की थी और किसी बाबूजी से मिलने आई थी। तुम्हें यहाँ कौन छोड़ गया? संजना ने पूछा। मेरे गांव में कई लोग यहाँ पर फेरी लगाने आते हैं। उन्हीं लोगों के साथ मैं भी आ गई। देखो, अगर तुम हमें अपना गांव का नाम पता बता दोगी तो हम तुम्हें वहाँ पहुँचा देंगे। संजना ने कहा, मैं पहली बार अपने गांव से बाहर निकली हूँ और मुझे तो यह भी नहीं पता कि मेरे गांव का क्या नाम है। पता नहीं वह सच बोल रही थी या झूठ, पर संजना को उसकी बातों पर कभी भरोसा हो जाता तो कभी नहीं। अभी रिया को आए कुछ समय ही बीता था कि संजना को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। संजना हैरानी में पड़ गई कि वह क्या करे। उसने रिया से पूछा कि यह सब क्या है, कौन है इस बच्चे का पिता? लेकिन रिया का एक ही जवाब होता, दीदी जी, मुझे नहीं पता। शायद पागलपन के दौरे में मेरा किसी ने फ़ायदा उठा लिया होगा। तू याद करने की कोशिश तो कर, शायद याद आ जाए। नहीं दीदी जी, क्योंकि जब मुझे दौरा पड़ता है तो उस वक्त की सारी बातें मैं भूल जाती हूँ। संजना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने विजय से बात की। यह सब सुनकर वह भड़क उठा। मैंने तो पहले ही कहा था कि इस झंझट में मत फंसो, अब भुगतो। तो क्या करे, उसे घर से निकाल दूँ? अब क्या घर में निकालोगी? रहने दो। अब संजना ने अपने पड़ोसियों से बात की। सब ने यही राय दी कि उसे फ़ौरन घर से निकाल देना चाहिए, पर संजना रिया को वहाँ से जाने के लिए एक बार भी नहीं कह पाई। रिया के माँ बनने का समय भी आ गया था। संजना अब तक एक बड़ी बहन की तरह रिया की देखभाल कर रही थी। रिया को एक बहुत ही प्यारा बेटा हुआ। उस बच्चे को देखकर संजना को अपने बच्चों के बचपन याद आ गए। ठीक होने के बाद रिया ने फिर से घर के काम करने शुरू कर दिए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन सुबह संजना ने देखा कि रसोई बिखरी पड़ी है। इसका मतलब अभी तक रिया नहीं आई थी। कुछ देर उसका इंतज़ार करने के बाद संजना उसके कमरे में आई तो देखा कि रिया कमरे में नहीं थी और उसका बच्चा पलंग पर सो रहा था। संजना ने बच्चे को गोद में उठा लिया। बच्चे ने के पास एक चिट्ठी रखी थी। संजना ने उसे पढ़ना शुरू किया। दीदी, मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन मुझे पागल बनना पड़ा, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो आप मुझे अपने घर में नहीं रखती। मैं बहुत गरीब घर से हूँ। कुछ समय पहले विजय साहब मेरे गांव आए थे। उन्होंने मुझे एक अच्छी ज़िंदगी के सपने दिखाए, लेकिन बदले में आपने जान ही लिया होगा कि मैंने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। दीदी, मैंने ही साहब को मजबूर किया था कि अगर वे मुझे अपने घर में नहीं रहने देंगे तो मैं आपको सब कुछ सच बता दूंगी। साहब जैसे भी हैं, लेकिन वह अपना घर नहीं तोड़ना चाहते। अगर मैं चाहती तो आपके घर रह सकती थी, लेकिन मैं जानती हूँ कि सच को ज़्यादा दिन तक नहीं छिपाया जा सकता। दीदी, आप इतनी अच्छी हैं कि कभी कभी मुझे लगता था कि मैं आपके साथ बेईमानी कर रही हूँ, लेकिन इस बच्चे की वजह से चुप कर जाती थी।
दीदी, अब यह आपका बच्चा है, आप जैसे चाहें इसकी परवरिश कर सकती हैं। मैंने साहब को माफ़ कर दिया है, आप भी उन्हें माफ़ कर दो। संजना चिट्ठी पढ़कर मानो आसमान से नीचे गिर पड़ी। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा गुनाह उसकी आंखों के सामने सब कुछ होता रहा और उसे पता भी नहीं चला। उसने कभी भी विजय और रिया को एक साथ नहीं देखा था और न ही दोनों को कभी बातें करते सुना था। तो फिर कब? संजना को लगा कि कमरे की दीवारें चीख चीख कर कह रही थीं, संजना, पगली वह नहीं, तू थी जो अपने पति और एक अनजान लड़की पर भरोसा कर बैठी। पगली, पगली, पगली। कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।